इसमें सूजन आ जाना, और उसके बाद छूने में गरम सा लगना, लाल हो जाना, और धीरे धीरे अगर इसका इलाज ना किया जाए तो धीरे धीरे डिफॉर्मिटी का रूप ले लेता है। पेशेंट को चलने में दिक्कत होती है, इवन पेशेंट हैंडीकैप व्हील चेयर पे भी आ सकता है। और ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये सिर्फ जोड़ों तक सीमित नहीं रहता, वैसे ही टिपिकल सेल अगर आपको हार्ट पे, लंग्स पे, कहीं पे भी अफेक्ट कर सकता है। अब जितने भी आरए के पेशेंट्स आते हैं उनका थायराइड ज़्यादातर नहीं काम कर रहा होता ठीक से, और अगर थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा दैट मीन्स उसका लिवर भी हेल्दी नहीं है। क्या आर्थराइटिस का पेशेंट एक्सरसाइज कर सकता है? अगर कर सकता है तो कितनी करे और कौन सी करे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आजकल हमारी लाइफस्टाइल की वजह से लोगों की लाइफ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है, जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर आप मेडिकल साइंस में कहें तो मैम इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है जी, लेकिन आप इसे दवाइयों के बिना नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए दी हेल्थ शो में आज हम क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर सारिका शर्मा जी से जानेंगे कि कैसे आप अपने आर्थराइटिस की प्रॉब्लम से बिना दवाइयों के छुटकारा पा सकते हैं, केवल और केवल अपनी डाइट के सहारे। मैम आपको मेरा प्रणाम। नमस्ते मैम, बहुत कॉमन है आर्थराइटिस जी, लेकिन आर्थराइटिस के भी बहुत सारे पेन्स हैं और आर्थराइटिस को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ लोग सोचते हैं कि आर्थराइटिस गठिया यानी बूढ़ों की बीमारी। हाँ, तो ऐसा नहीं है। आर्थराइटिस जो है वो 100 से भी ज़्यादा तरीके का होता है जी। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अगर हम बात करें आर्थराइटिस की, जैसे कि ऑस्टियो आर्थराइटिस, वो बूढ़ों में होता है। हाँ। क्योंकि वो डीजनरेशन है बोन का, कार्टिलेज का। अच्छा, कि वो घिस गए हैं उनके जोड़, या फिर उसमें से जो साइनोवियल फ्लूइड है वो कम हो गया है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को समझा जाए तो वो क्या है, यहाँ पर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये है कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो ऑटोमेटिक हो गई है। मतलब आपका इम्यून सिस्टम आप ही के टिश्यूज़ को, सेल्स को अटैक कर रहा है। और अगर मैं इसकी आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव से बात करूं तो जहाँ जहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड, जिसको आम भाषा में घुटनों की ग्रीस कहा जाता है या जोड़ों की ग्रीस कहा जाता है, वहाँ पर इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है, ये सोचकर, क्योंकि वो एक कफ का स्थान है। हाँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये होता क्यों है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। अभी हम अगर आयुर्वेदा के दृष्टिकोण से बात करें तो हर बीमारी आपके पेट से शुरू होती है। हाँ। जी, अब पेट से कैसे बीमारी शुरू हो रही है? मान लीजिए पेशेंट बहुत गुस्से वाले स्वभाव का है, वो बहुत स्ट्रेस लेता है, उसका खान पान बहुत गड़बड़ है, तो क्या माना जाता है कि हमारा जो है एक जो गट की लाइनिंग होती है, ठीक है, वो माना जाता है कि वो लीकी हो गई है। दैट इज कॉल्ड लीकी गट सिंड्रोम। तो जब लीकी गट सिंड्रोम होता है तो इसको आयुर्वेदा में क्या कहते हैं? आमवात। आमवात। आमवात का क्या मतलब है? यहाँ पे आम का मतलब मैंगो नहीं है। हाँ। आम का मतलब है टॉक्सिन। जैसे कि आपने जो खाया उसके अनडाइजेस्टेड मेटाबोलाइट्स हैं, वो अब आपके गट के जो लीकेज वाला जो जगह है वहाँ से अब वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो रहे हैं, तब आपको ऑटो इम्यून प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। अब मान लीजिए कि सीजन चेंज हो रहा है और आपको एक एलर्जी हो रही है। एलर्जी इज दी वेरी माइन्यूट फॉर्म ऑफ ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, मतलब वो चीज़ नहीं है आपके लिए, हार्मफुल नहीं है। जैसे पॉलन है, वो आपके लिए, आपको कुछ करने नहीं वाले हैं, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम उसको थ्रेट की तरह ले रहा है, और थ्रेट की तरह लेके क्या करेगा, वो छींकें लगेंगी आपकी बॉडी से, वो निकालने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब आपके जहाँ जहाँ जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड है वो अब उसको अटैक कर रहा है। तो इसीलिए जितने भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनको इतना पेन होता है, इतना पेनफुल होता है ये जो प्रॉब्लम है। इसमें सूजन आ जाना, और उसके बाद
छूने में गरम सा लगना, लाल हो जाना, और धीरे धीरे अगर इसका इलाज ना किया जाए तो धीरे धीरे डिफॉर्मिटी का रूप ले लेता है। पेशेंट को चलने में दिक्कत होती है, इवन पेशेंट हैंडीकैप व्हील चेयर पे भी आ सकता है। मैम, जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इसके सिम्टम कैसे दिखने शुरू होते हैं? मतलब क्या होता है ना, जनरली कई बार नॉर्मल हमारे पेन भी होता है, कई बार कोई क्रैम्प आ जाता है उसकी वजह से भी होता है, और कई बार रात को सोते हुए हाथ दबा रह जाता है तब भी दर्द होता है। तो एक नॉर्मल इंसान कैसे पता लगाए कि वो अर्थराइटिस की तरफ बढ़ रहा है या फिर ये नॉर्मल पेन है? जी, तो सबसे पहले क्या होता है कि आर्थराइटिस के, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बहुत ही सटल से सिम्टम्स होते हैं, जिसको इंसान सोचता है कि यार मुझे इतनी थकावट क्यों रहती है, मैं क्यों इतना थका थका रहता हूँ, क्यों मैं ज़रा सा चल के ही थक जाता हूँ। और जब वो सुबह उठता है तो उसकी ये जो छोटे जॉइंट्स में ना बहुत स्टिफनेस होती है, तो इवन मुट्ठी बंद करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। और एक बड़ा पेक्यूलियर सा सिम्टम होता है RA का, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, कि बायलेटरल जॉइंट्स में यानी सिमेट्री में पेन होता है। सपोज अगर आपकी इस फिंगर में पेन है तो इधर भी होगा, अच्छा। अगर इस घुटने में पेन है तो उधर भी होगा। तो ये एक बड़ा पेक्यूलियर सा सिम्टम है RA का, ठीक है। तो अब होता क्या है कि आप अगर MBBS MD के पास जा रहे हैं, रूमेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, तो वो आपको कुछ टेस्ट लिख के देते हैं, जैसे RA फैक्टर पॉजिटिव आया तो क्वांटिटेटिव कि कितना बढ़ा हुआ है। फिर आपका NT-CCP होता है, उसमें ये पता लगाया जाता है कि डिजीज़ की अब सिवियरिटी कितनी है, और ल्यूपस वगैरह भी रूल आउट करते हैं ANA से। और उसके बाद ESR देखा जाता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितना बढ़ा है, क्योंकि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये इन्फ्लेमेशन की ही बीमारी है, ये जगह जगह इन्फ्लेम करेगा बॉडी को। और ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये सिर्फ जोड़ों तक सीमित नहीं रहता, वैसे ही टिपिकल सेल अगर आपको हार्ट पे, लंग्स पे, कहीं पे भी अफेक्ट कर सकता है। अच्छा जी मैम, अगर जनरली देखा गया है कि जो अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं इनको कुछ खाने को मना किया जाता है, जैसे खट्टा हो गया और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, एज ए क्लिनिकल डाइटिशियन, अगर आपके पास कोई रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेशेंट आता है तो आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं फिर आप? जी, हमारे पास सबसे ज़्यादा इस वक्त तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ही पेशेंट्स हैं। तो हम लोगों ने ये देखा है कि अगर किसी को नींबू सूट नहीं कर रहा, दूसरे पेशेंट को बहुत ज़्यादा करता है। तो ये सभी पेशेंट्स में एक अलग क्लासिफिकेशन है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, बिकॉज थायराइड ग्लैंड बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। अब जितने भी RA के पेशेंट्स आते हैं उनका थायराइड ज़्यादातर नहीं काम कर रहा होता ठीक से, और अगर थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा दैट मीन्स उसका लिवर भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि हम थायराइड की बीमारी को लिवर से जोड़ के देखते हैं। अच्छा। ठीक है। और अगर लिवर हेल्दी नहीं है तो सबसे पहले हम उनको ऐसी चीज़ें बिल्कुल बंद करते हैं। अब आम वात की अगर मैं बात करूं तो जो वात बढ़ाती हैं, अब हो क्या रहा है RA के पेशेंट में, आमा तो है ही, टॉक्सिन्स तो हैं, अब वात बढ़ा है। वात जब बढ़ता है तो उसकी वायु की एक स्पीड यानी कि उसका वेग बढ़ता है, वायु प्रकोपित होती है तो वो क्या करती है, वेग बढ़ाती है। वेग बढ़ाने के साथ वो क्या करती है, अनडाइजेस्टेड मेटाबोलाइट्स यानी कि आमा को लेकर वो छोटे छोटे आपके जॉइंट्स में जाके सेटल होती है और वहाँ पर बेइंतहा दर्द देती है। तो अब हमको वात को कम करना है, ठीक है। अब वात को हमने इतना भी कम नहीं करना है कि उसका इम्बैलेंस कर दिया। तो इसीलिए अगर RA के पेशेंट्स को लंघन यानी कि लंघन चिकित्सा भी दी जाती है, फास्टिंग की सलाह दी जाती है, तो उसमें भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि फास्टिंग किस तरीके से की जाए, वो भी हम अपनी गाइडेंस के अंडर ही करवाते हैं। तो वात नहीं बढ़ाना है, इसके लिए क्या करना है, अपनी दिनचर्या ठीक करनी है। आपको रात को ज़्यादा देर तक नहीं जागना है। रात को ज़्यादा देर जागने से वात बढ़ता है, वात का प्रकोप होता है। कई लोग क्या करते हैं, रात को पूरा टाइम जगे रहते हैं, ब्राउजिंग करते रहेंगे, फिर सुबह सोए रहते हैं, इससे वात बढ़ता है आपका। और ठंडी बासी चीज़ें खाने से वात बढ़ता है। जो चीज़ भी बनाई है उसको खा के फ्रेश ख़त्म कीजिए, फ्रिज में रख के दोबारा उसको मत खाइए, तो इन चीज़ों से भी वात बढ़ता है। मैम, आपने कहा था ना कि टाइम पे सोना है, क्योंकि अगर हम टाइम पे नहीं सोएंगे तो उससे हमारा हार्मोन भी डिसबैलेंस होते हैं। लेकिन जिन लोगों की नाइट शिफ्ट है वो लोग बेचारे क्या करें?
तो वो अपने लिवर का ख्याल रखें। तो लीवर को ख्याल रखने के लिए अगर मैं चाहूँ, वैसे तो अर्थराइटिस की वीडियो है, फिर भी अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें। जी, तो लिवर के ख्याल रखने के लिए सबसे पहले लिवर फ्रेंडली हर्ब्स, ठीक है, लिवर फ्रेंडली हर्ब्स में पुनर्नवा आपका आ जाता है। ये तो तब है अगर आपका लिवर कुछ हद तक डैमेज्ड है। अब अगर मान लीजिए आप कुछ खा रहे हैं, वो पच नहीं रहा, नहीं पचेगा, आमा बढ़ेगा, आमा बढ़ेगा तो मतलब आपकी बीमारी भी बढ़ेगी। हाँ। तो आपका बहुत ज़रूरी है कि आप सुपाच्य भोजन करें, जैसे कि आप बहुत ही हल्का भोजन करें, अपनी भूख से कम खाएं। आरए के पेशेंट्स को स्पेशली बोला जाता है भरपेट खाना मत खाइए। अच्छा, अर्थराइटिस के पेशेंट भरपेट खाना ना खाएं। ना खाएं। तो मैम जब कोई रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेशेंट है, वो भरपेट खाना ना खाएं और कई लोग उन्हें परहेज बताते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि विशेष तौर पर उन लोगों को किन किन चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। जी, जैसे कि नाइट शेड्स वेजिटेबल्स को अवॉइड करें, बैंगन ना खाएं। अब क्या खाएं उसमें मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगी कि आप तोरी खाइए, कद्दू खाइए, घिया खाइए। जैसे मान लीजिए कि गर्मियों का मौसम है और एक आरए का पेशेंट है, तो सुबह उठकर उसको अपनी शुरुआत जो है वो लिक्विड से ही करनी चाहिए। अगर आपको नींबू सूट करता है तो आप शहद में नींबू पानी ले सकते हैं। अगर वो सूट नहीं करता है तो दूसरे तरह के एल्कलाइन जूसेस ले सकते हैं, जैसे कि सफ़ेद कद्दू का, सफ़ेद पेठे का जूस जो है वो बहुत अच्छा है आपके लिए। और आप जो, अगर मैं हर्ब्स की बात करूं तो आप गिलोय का काढ़ा ले सकते हैं, आप रसोनादी चूर्ण ले सकते हैं, आप एलोवेरा जेल ले सकते हैं। एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है आरए पेशेंट्स के लिए। आरए पेशेंट्स को अपना विटामिन डी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपका विटामिन डी लो है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हर रोज़ कम से कम 15-20 मिनट के लिए सूर्य की रोशनी लें और जो आपका अफेक्टेड जॉइंट है उस पे एलोवेरा जेल का अच्छी तरह से मसाज करके आप धूप में बैठिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप उसको सुबह 10 बजे से बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरए पेशेंट्स को अपने विटामिन डी को चेक करना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी विटामिन नहीं है, एक हार्मोन है। ये तो है मैम। मैम जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस हमारी हड्डियों से जुड़ी प्रॉब्लम है और बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए दूध पियो, कोई कैल्शियम मिलता है। कितना ज़रूरी है एक एडल्ट के लिए या किसी भी बूढ़े व्यक्ति के लिए दूध पीना अगर उसको अर्थराइटिस है? मैं ये बताना चाहूँगी कि जितने भी वर्ल्ड में कुछ ऐसे देश हैं जिनमें दूध पीने का प्रचलन है ही नहीं, उनको कैल्शियम कहाँ से मिलता है? और उनको कभी भी इन चीज़ों की, उनकी हड्डियाँ बहुत मजबूत हैं। जापान का ही एक एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ पर कोई दूध नहीं पीता है, ठीक है। चाइना में, कोरिया में कोई दूध नहीं पीता है। अब ये जो जितने भी मिल्क ड्रिंकिंग नेशंस हैं ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ डेयरी से ही कैल्शियम मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गाय को कैल्शियम कहाँ से मिल रहा है? क्या वो डेयरी लेती है? नहीं। तो आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, आपको भरपूर कैल्शियम मिलेगा। मेथी हो गई, एमरंथ लीव्स जो होते हैं, चौलाई हो गई, आपके पालक हो गई, आपके तिल हो गए। कैल्शियम की तो कोई कमी नहीं है, बहुत कैल्शियम है शाकाहारी भोजन में। मतलब बात वही हो गई ना कि मैम हाथी भी तो इतना बड़ा होता है जी लेकिन वो तो ना दूध पीता है, वो भी नेचुरल खाता है। बिल्कुल। यानी कि हमें नेचुरल फूड से कैल्शियम भी मिल सकता है। बिल्कुल। मैम रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट के लिए आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा दर्द उन्हें बॉडी के कौन से पार्ट में फील होता है? आपने जॉइंट्स कहा, जॉइंट्स तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हैं, तो सबसे ज़्यादा दर्द उन्हें कहाँ फील होता है? कहाँ से इसकी शुरुआत होनी शुरू हो जाती है? छोटे जॉइंट से ज़्यादातर देखा गया कि शुरुआत होती है हाथों की उंगलियों से या पैरों की उंगलियों से, फिर धीरे धीरे वो बड़े जॉइंट्स में, हिप जॉइंट में, स्पाइन में, नेक में, सब जगह। और जो आरए की जो दर्द होती है, कहते आयुर्वेदा में तो एक बात मशहूर है कि बिच्छू के काटने डंक जितना दर्द होता है, आरए पेशेंट को इतना दर्द होता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने पाचन का ख्याल रखें ताकि उनका आमा ना बढ़े, उनके टॉक्सिन्स ना बढ़ें और वात कंट्रोल में रहे। तो बहुत अच्छा एक टिप है कि आरए पेशेंट जब भी खाना खाने के लिए बैठें तो वो फ्रेश एक अदरक का टुकड़ा अपनी पहली कौर में लेके वो खाएं। तो उससे क्या होगा, दीपन पाचन कहते हैं इसको। तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जो जठराग्नि है वो थोड़ी सी
प्रज्वलित होगी और उनका खाना अच्छे से पचेगा। और उन लोगों को वात को ख़त्म करने के लिए एक वातारी चूर्ण आता है, वो भी अच्छा होता है। और अजोमादी चूर्ण जो कि आपका इसको कहते हैं कि आपके आम पाचन की चीज़ें हैं ये, जैसे सौंठ बहुत अच्छी है, सौंठ का प्रयोग कीजिए। सौंठ कहते हैं ड्राई जिंजर को, सौंठ का इस्तेमाल कीजिए। और कुछ इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग हर्ब्स हैं। अब क्या है, इम्यून सिस्टम आपका गड़बड़ा गया है, तो इम्यून सिस्टम को अब हमको मॉड्यूलेट करना है ताकि वो हमारे ही सेल्स पे अटैक नहीं करे और वो अपना वो काम करे, हमें प्रोटेक्ट करने का काम करे। तो बड़ी अच्छी अच्छी इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग हर्ब्स है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जनरल गाइडलाइन है। कोई भी पेशेंट ये हर्ब्स का नाम सुन के खरीद के खाना ना शुरू कर दे। क्योंकि इसलिए भी नहीं खरीदना है क्योंकि अदरक गर्म होता है और जिसकी बॉडी वैसी हीट बढ़ा रही है तो उसको अदरक शायद नुकसान देगा। जी, तो आम बात के साथ हो सकता है ना आपको कोई और इम्बैलेंस हो, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है कई बार, ठीक है। अब इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग हर्ब्स में भलातक एक बहुत अच्छी हर्ब है, लेकिन भलातक एक ऐसी हर्ब है जिसे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स देने से डरते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक विष है। अब ये इतनी भयंकर बीमारी है कि इलाज भी विष से ही होगा। जहर को जहर काटता है। तो बहुत सारी इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग हर्ब्स हैं, शिलाजीत हो गई आपकी, फिर आपका अश्वगंधा हो गया, तो बहुत सारी हर्ब्स हैं, कुटकी है। लेकिन अब इसको लेने का तरीका चाहिए होता है और हर हर्ब हर एक को नहीं सूट करती। आप लोगों से बात करके ही पता चलता है कि आपकी प्रकृति क्या है, आपकी बीमारी का कारण क्या है, और बीमारी का कारण जानकर ही आपका एक पूरा ट्रीटमेंट प्लान बनता है। मैम इसी के बेस पर मैं भी कुछ कहना चाहूँगा व्यूवर से कि हम प्रॉब्लम यह है कि हम लोग इसलिए ठीक नहीं हो पा रहे हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं फिर भी कहते हैं हम ठीक नहीं हुए, क्योंकि डॉक्टर से ज़्यादा हम खुद डॉक्टर बनते हैं और अपनी बॉडी टाइप को पहचानने बिना कोई भी आयुर्वेदिक नुस्खे या कोई भी जड़ी बूटियों का यूज कर लेते हैं। बिल्कुल। तो हम ठीक नहीं हो पाते। तो इसलिए खुद से डॉक्टर ना बने, अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से ही खाएं, चाहे वो कुछ भी हो, तभी आप ठीक हो पाएंगे। मैम एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा जो अर्थराइटिस के पेशेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, क्या अर्थराइटिस का पेशेंट एक्सरसाइज कर सकता है? अगर कर सकता है तो कितनी करे और कौन सी करे? बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए एक्सरसाइज। मैं बताना चाहूँगी, मैं जानती हूँ कि बहुत पेन होता है, लेकिन आप सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको इधर दर्द है, छोटे छोटे जॉइंट्स में दर्द है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब आपकी जो साइनोवियल फ्लूइड है उस पर अटैक हुआ है। तो जब आप इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो सेल्स हैं ये रीजनरेट होते हैं। तो जब सेल रीजनरेट हो रहा है तो वहाँ कैल्शियम भी बनेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ खाने से ही कैल्शियम मिलता है। मैं ये बताना चाहूँगी, खाने से ज़्यादा एक्सरसाइज करने से कैल्शियम बनता है। अच्छा जी, अगर आप मान लीजिए आप वीर आसन कर रहे हैं, वीर आसन में क्या है, आप एक घुटने पे पूरा जोर डालते हैं, ठीक है। अब उस घुटने में क्या एक्टिविटी हो रही है, उस घुटने में अब सेल्स रीजनरेट हो रहे हैं, सेल्स रीजनरेट हो रहे हैं, कैल्शियम रीजनरेट हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरए के पेशेंट्स एक्सरसाइज करें। अगर शुरू में उन्हें दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्टिंग कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए और चलिए, वॉक कीजिए, चाहे धीरे धीरे से स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आप वॉक करना शुरू करेंगे आपकी बॉडी खुद आपका साथ देने लगेगी। मैम अर्थराइटिस के पेशेंट को क्या रूमेटॉइड अर्थराइटिस में तो घुटनों में भी दर्द होता है कई लोगों के, तो मैम घुटनों के दर्द के लिए कुछ लोग कहते हैं साइकिलिंग करो, क्या सही रहेगा साइकिलिंग करना अगर अर्थराइटिस के पेशेंट को घुटनों में पेन है तो? अभी मैं ये बताना चाहूँगी, सपोज कीजिए आपके घुटने हैं, उनमें दर्द है, बहुत स्टिफ है, तो शुरू में साइकिलिंग बहुत बड़ा शॉक हो जाएगा आपके घुटनों के लिए। तो आपको शुरू में सूक्ष्म व्यायाम यानी कि घुटने को उठाइए, रखिए और ऐसे ऐसे करके इस तरह से एक्सरसाइज कीजिए। जब आपकी पेन में कमी आने लगे तब आप धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाइए। अच्छा, तो इस तरीके से वो लोग कर सकते हैं। बिल्कुल। मैम लोग ना, आपको पता ही है कि सबसे पहले प्रॉब्लम होती है तो सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खा लेते हैं और कुछ टाइम के लिए आराम मिल जाता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अर्थराइटिस जिसका मेडिकल साइंस कहती है कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है जी। मतलब कोई इलाज की और ही नहीं है इसका, क्या दवाई से ठीक हो सकता है? क्योंकि लोग तो बहुत भर के दवाइयाँ खा रहे हैं दर्द कम करने के लिए। जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो अपना बहुत नुकसान करके आते हैं। अभी होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको दर्द हो गया,
आप जाइए रूमेटोलॉजिस्ट के पास। अब उनकी पढ़ाई जो है वो वही बताएंगे ना, वो आपको पेन किलर्स पूरी लिख देंगे कि जब पेन हो SOS खाते रहो, ठीक है, पेन हुआ खा लीजिए। आपको DMARDs लिख देंगे, दैट इज डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। उसके बाद उससे भी बात नहीं बनी तो वो क्या करेंगे, स्टेरॉइड्स पे डाल देंगे। अब स्टेरॉइड से भी बात नहीं बनी तो बायोलॉजिकल्स पे डाल देंगे। इतना करते करते होता क्या है, पेशेंट का लिवर किडनी भी खराब होना शुरू हो जाता है। और आप ये बताइए कि अगर आप दर्द की दवाई खा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी दर्द खत्म हो गई, दर्द महसूस नहीं हो रही है, दर्द वही है, बीमारी वही है। दर्द की दवाई आपका साइनोवियल फ्लूइड नहीं बनाएगी जॉइंट में, वो आपका नेचुरल लाइफस्टाइल हॉलिस्टिक वे ही बनाएगा। डाइट से उम्मीद है, लाइफस्टाइल से उम्मीद है, लेकिन पेन किलर से कोई उम्मीद नहीं है। मैम, आपका जितना भी एक्सपीरियंस है इस हेल्थ की फील्ड में, तो आपने सबसे मुश्किल केस अपनी लाइफ में रूमेटॉइड अर्थराइटिस का कौन सा देखा जिसको आपने कंट्रोल किया? जी, हमारे पास एक लेडी आई थी, वो मतलब बिल्कुल व्हीलचेयर पे थी और उनको पिछले 30 साल से कलाई में भी बहुत दर्द था, हिप की बोन में भी दर्द था, जॉइंट्स में भी पेन था। तो हमारी जैसे ही हमने उनके सारे टेस्ट वगैरह हम खुद करवाते हैं, सारे टेस्ट करवाए और उसके बाद सारा जब उनसे बात करके समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम है, इनको क्यों हुआ ऐसा, तो प्रॉब्लम जब हमें पता लगी 6 वीक्स में उनकी 30 साल पुरानी कलाई की दर्द पहले ख़त्म हुई। उसके बाद धीरे धीरे बाकी जॉइंट्स में बहुत ही मिनिमल पेन हो गई और चलने लगी हैं। तो बहुत खुशी होती है ये देखकर जब पेशेंट्स ठीक होने लगते हैं। मैम, आपका क्या मानना है कि अर्थराइटिस को क्या बिना दवाई के नेचुरली कंट्रोल किया जा सकता है, अपने दर्द को ख़त्म किया जा सकता है? आर्थराइटिस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दवाई जो है वो नहीं कुछ कर पाएगी, मतलब बहुत अनफॉर्चुनेटली बताना पड़ रहा है, क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि जितने भी लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं और DMARDs पे थे, ठीक है, टेम्पररीली उनको लगता है कि हमारी जो बीमारी है रिमिशन में चली गई, लेकिन जब वो वापस आती है तो बहुत भयानक रूप लेकर आती है, क्योंकि वो दबाई गई है, क्योंकि उसका इरेडिकेशन नहीं हुआ है, रूट कॉज नहीं पकड़ा गया है, वो सप्रेशन हुआ है। जब भी किसी चीज़ को सप्रेस किया जाता है तो वो बहुत भयंकर रूप ले लेती है। हाँ जी, और यही चीज़ें केमिकल वाली दवाइयाँ करती हैं। बिल्कुल। होता क्या है कि आप मान लीजिए बड़ा गंदा घर है, आपने झाड़ू लगाया और कूड़ा लेकर अगर यहीं कोने में छोड़ दिया कि बाद में देखेंगे अभी तो साफ लग रहा है, तो वो बदबू छोड़ने लगेगा एक वक्त पे जाके। तो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और वो डाइट ही कर सकती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अपनी डाइट में बढ़ा दीजिए और हमारी किचन से हमें बहुत सारी हर्ब्स मिल जाती हैं। ये जो हर्ब्स होती हैं ये टाइम ज़रूर लगाती हैं, लेकिन ये आपके रूट लेवल पे काम करती हैं। और ये हर्ब्स भी आपको अपनी बॉडी टाइप देखे बिना, डॉक्टर से बात किए बिना नहीं लेनी है। मैम, लास्ट में आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या 5 टिप्स देना चाहेंगी रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स को? जी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को सबसे पहले जैसे ही पेन होता है वो ऐसा ना करें कि एक जगह पे बैठ जाएं, वो थोड़े थोड़े व्यायाम करें, वो प्राणायाम ज़रूर करें। प्राणायाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही आपकी बॉडी में का हर सेल ऑक्सीजनेट होता है, आपकी बॉडी खुद ही खुद को हील करना शुरू करती है। और वो लंघन करें, यानी कि फास्टिंग करें, ठीक है। फास्टिंग में वो कम से कम 16:8 करें, 16 घंटे वो फास्टिंग करें। 16 घंटे कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए शाम को 7 बजे तक खाना खा लें और अगले दिन 11 बजे पहला खाना खाएं, ठीक है। उससे पहले वो कुछ फ्लूइड्स, कुछ जूसेस ले सकते हैं। जूसेस भी उनको ऐसे नहीं लेने हैं कि जो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट शुगर होती है कि भाई संतरे का जूस बनाकर ले लिया, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे अच्छा एक होल फ्रूट बेटर रहता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अपनी डाइट में शामिल करें। इसमें आप अलसी ले सकते हैं, आप चिया सीड्स ले सकते हैं। चिया सीड्स जो होते हैं वो बेसल सीड जैसे, सब्जा जैसे दिखते हैं, उनमें बहुत अच्छे अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। आप अखरोट ले सकते हैं, अखरोट से आपको सिलेनियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये सब मिलता है। आप एलोवेरा जूस ज़रूर हफ्ते में 2-3 बार लीजिए। तो ये सब डाइट टिप्स हैं जो जनरल हैं, जो सबके लिए सेफ है। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन,
बहुत लोगों को बचपन से कहते हुए सुना है कि रात के टाइम पर दही मत खाओ, आपके जोड़ों में दर्द होगा। कितना सही है? ये बिल्कुल सही बात है। मैं बताती हूँ, जो दही एक ऐसी चीज़ है, लोग क्या सोचते हैं कि दही बड़ा ठंडा होता है। हाँ। दरअसल दही ठंडा नहीं, ये उष्ण होता है। और दही एक गरिष्ठ भोजन माना जाता है। दही हमारे लिवर को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो रात को इसलिए ना खाएं। होता क्या है कि अगर हम सर्केडियम रिदम को फॉलो करें तो दिन के वक्त हमारी जठर अग्नि सबसे ज़्यादा दीप्त, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तब तो हम दही खा लें तो चल जाता है। लेकिन रात को जैसे जैसे सनसेट होता है वो क्षीण यानी कि कमज़ोर, वीक पड़ जाती है, इसीलिए रात को दही खाने को मना किया जाता है। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की। उम्मीद करते हैं लोगों के काम आएगी और उनको इसमें आराम होगा। जी, उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद लगी होगी और आपके जोड़ों के दर्द, जिससे आप इतने टाइम से परेशान हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा है और आपको चलने फिरने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। मैम से कांटेक्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो मैम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपकी बीमारी से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपकी इलनेस का सॉल्यूशन आपको दें ताकि आप वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद।